हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 के अंदर यानी भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 के अंदर धारा 15 को सेक्शन 15 को जो डील करता है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन यानी ईजमेंट को एक्वायर करना प्रिस्क्रिप्शन द्वारा। अब इसके अंदर जाने से पहले पहले हम लोग समझते हैं कि ईजमेंट ऑफ एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, यानी किसी ईजमेंट को एक्वायर करना प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ईजमेंट क्या होता है। इसके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे। ईजमेंट का मतलब होता है सुखाचार। देखिए, अब इसको एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपका कहीं मकान है, आप अपने मकान से जो रास्ते का इस्तेमाल करते हैं रोड पे जाने के लिए, वो किसी की जमीन से होता हुआ जाता है, किसी दूसरे इंसान के लैंड से होता हुआ जाता है। अब वो लैंड तो आपका नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जिसका वो लैंड है, अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है रोड पे जाने के लिए, तो ये जो जमीन आपको मिल रहा है, रास्ता जो आपको मिल रहा है जाने के लिए, ये क्या हो गया? ये ईजमेंट हो गया। आप उस जमीन के मालिक नहीं है, लेकिन आपको उसे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी है। बगैर इसके आप अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उसी तरीके से ईजमेंट जो है बहुत तरीके के हो सकते हैं। लाइट और एयर के ईजमेंट्स हो सकते हैं कि आप लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं एज एन ईजमेंट। ईजमेंट जो है सपोर्ट के भी ईजमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान ने आपकी दीवार के ऊपर मकान खड़ा कर लिया, एक टाइम के बाद जो है वो इसको एज अ ईजमेंट इस्तेमाल कर सकता है और आप उसको हटा नहीं सकते हैं वहां से। ये भी हो सकता है कि आप पानी का एज अ ईजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में जो व्यक्ति है या आपका जो पड़ोसी है, उसके लैंड के ऊपर कुआं है, वहां से आपको जाके पानी लेके आना है, आप इसको भी ऐसा ईजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको पानी बहाने के लिए कोई चीज चाहिए जो आपके नेबर के लैंड से होके जाएगी, आप इसको भी ऐसा ईजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। या पानी लाने के लिए कोई चीज वहां से खोद के आपको लाना है, या वहां पे जाके खोदना है या क्लियर करना है, ये भी आपके लिए ईजमेंट होगी। या आपको आपके पड़ोसी के लैंड से होते हुए जाना है एक रास्ते के लिए, ये भी ईजमेंट होगी। तो ये एज अ ईजमेंट आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर जिसका वो लैंड है, अगर वो आपको रोकता है, वहां पे कोई निर्माण खड़ा करता है या आपको उसको इस्तेमाल करने नहीं देता है, तो आप कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ले सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और कोर्ट जो है आपके फेवर में यहां पे जजमेंट दे देगा कि हाँ, ये एज एन ईजमेंट है, ये आपके लिए सुखाचार है, बगैर इसके आप अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते और आपको कोई रोक नहीं सकता, और ये राइट आपके लिए एब्सोल्यूट हो जाएगी। यानी आप एक तरीके के उसके मालिक हो जाएंगे कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो ईजमेंट है, इनको बहुत सारे तरीकों से एक्वायर किया जा सकता है, यानी इनको हासिल किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके से हैं? हो सकता है किसी ने आपको एक्सप्रेस तौर पे बाय रिटन एग्रीमेंट करके आपको ईजमेंट दे दिया गया। हो सकता है ये कि ये इम्प्लाइड तरीके से आपको मिली हो। इम्प्लाइड तरीके से कैसे हो सकती है? हो सकता है ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी हो, बहुत जरूरत की चीज हो, क्वासी ईजमेंट हो सकती है, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी हो सकती है, कस्टमरी ईजमेंट है, एज अ कस्टम इसको किया जा रहा हो किसी एक जगह पे, या ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन हो, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो यानी ये ईजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है, ये ईजमेंट को एक्वायर करने का एक तरीका होता है। या बाय ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज हो सकती है, या इसको इंप्यूट किया गया हो, या स्टैट्यूट द्वारा क्रिएट की गई हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी ये एक मोड है ईजमेंट को एक्वायर करने का। देखिए, तो अब हम लोगों ने ईजमेंट का मतलब समझ लिया। तो अब सेक्शन 15 में लिखा क्या है? एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन, यानी इस ईजमेंट को एक्वायर करना प्रिस्क्रिप्शन द्वारा। प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? प्रिस्क्रिप्शन का मतलब कि किसी भी टाइटल या राइट, किसी भी अधिकार को या कोई टाइटल को एक्वायर करना किसी प्रॉपर्टी में काफी लंबे समय तक कब्जे में रह के या उसको एंजॉय करके। यानी अगर आप किसी भी ईजमेंट को काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ईजमेंट, एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। अब वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं किया है, तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे नोट्स शेयर करता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर करता हूं। और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नजीब खान 11, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और मेरे दूसरे सोशल मीडिया का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो अब आप लोग इंडियन ईजमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 15 खोल लीजिए, बेयर एक्ट के अंदर। देखिए ये क्या कहता है। ये कह रहा है एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। लिखा हुआ इसमें कि वेयर द एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर टू एंड फॉर एनी बिल्डिंग हैव बीन पीसबली enjoyed therewith as an easement without interruption and for 20 years।
लाइट और एयर की बात कर रहा है एज ईजमेंट की, जिसको आपने इस्तेमाल किया है एज एन ईजमेंट 20 ईयर्स, पीसेबली लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एंड वेयर सपोर्ट फ्रॉम वन पर्सनस लैंड और थिंग्स अफिक्स्ड देयरटू हैज बीन पीसेबली रिसीव्ड बाय अनदर पर्सनस लैंड सब्जेक्टेड टू आर्टिफिशियल प्रेशर और बाय थिंग्स अफिक्स्ड देयरटू एज एन ईजमेंट विदाउट इंटरप्शन एंड फॉर 20 ईयर्स। देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट की जब बात आई है कि किसी के दूसरे लैंड से सपोर्ट मिल रहा है, पीसेबली रिसीव्ड। फिर तीसरा पॉइंट आया एंड वेयर अ राइट ऑफ वे और एनी अदर ईजमेंट, राइट ऑफ वे और उसके अलावा कोई दूसरी ईजमेंट हैज बीन पीसेबली एंड ओपनली इंजॉयड। अब देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। इससे ऊपर के जो ईजमेंट की बात करी गई वहां पे लिखा पीसेबली इंजॉयड, लेकिन थर्ड वाले पॉइंट में आ गया राइट ऑफ वे और उसके साथ या कोई और ईजमेंट है वो पीसेबली और ओपनली भी होना चाहिए, इंजॉयड बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टाइटल देयर टू एज एन ईजमेंट and as of right without interruption and for 20 years. The right to such access and use of light or air or support or other easement shall be absolute. कौन कौन से ईजमेंट के बारे में बात करी गई है इसके अंदर? लाइट के इस्तेमाल की, एयर के इस्तेमाल की, सपोर्ट की, राइट ऑफ वे की या कोई दूसरी ईजमेंट जो है वो एब्सोल्यूट बन जाएगी, यानी वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और आप जो है खाली ऐसा नहीं होगा कि जो दूसरा जिसका लैंड है जो उसका ऑक्युपायर है या जो उसका ओनर है सिर्फ वही जो है आप सिर्फ उसी के अगेंस्ट जो है दावा कर सकते हैं। ये राइट एब्सोल्यूट होने का मतलब कि अगर कोई भी उस लैंड से जुड़ा हुआ किसी तरीके की आपको ईजमेंट को इस्तेमाल करने में इंटरफेयर करता है, ये राइट आप उसके अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है ईच ऑफ द सेट पीरियड्स ऑफ 20 ईयर्स shall be taken to be a period ending within 2 years next before the institution of the suit wherein the claim to which such period relates is contested. अब ये जो 20 साल है, अब ये 20 साल कब कंप्लीट होता है? 20 साल तो होना जरूरी है, लेकिन 20 साल कब हुआ है इससे मतलब नहीं है। भले ही आपने 25 साल इस्तेमाल किया हो, 35 साल इस्तेमाल किया हो, 40 साल इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसके इस्तेमाल होने पे मान लीजिए कि अगर कोई उसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है, रुकावट लगा रहा है आपके ईजमेंट के इस्तेमाल करने के, तो जब उसने रुकावट लगाना शुरू करा है, आपका ईजमेंट को आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसके 2 साल के अंदर जो है आपको इसके लिए कोर्ट में जाना है, सूट फाइल करना है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है तो आप उसके लिए कब जाएंगे? जब उसने पैदा किया उसके 2 साल के अंदर। इससे मतलब नहीं है कि आपने 25 साल ईजमेंट का इस्तेमाल किया है कि 30 साल किया है। आपने जैसे ही 20 साल कंप्लीट किया है, अब मान लीजिए कि जैसे आपने सपोज दैट कि आपने किसी जगह पे ईजमेंट 25 साल इस्तेमाल किया, इस सेक्शन के हिसाब से 25 साल इस्तेमाल किया। अब उसके बाद उसमें किसी आदमी ने आके इंटरफेयर करना शुरू कर दिया कि ये मेरा लैंड है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अंदर कोई निर्माण करने लगा, कंस्ट्रक्शन करने लगा। तो अब जब उसने निर्माण करना शुरू करा, उसके 2 साल के अंदर जो है आपको उसके अगेंस्ट जाना है, ये इसका कहने का मतलब है। अब इसके बाद सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाइए। इसके एक्सप्लेनेशन को हम इसके पॉइंट्स के अंदर कवर कर देंगे। सबसे लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है व्हेन द प्रॉपर्टी ओवर विच अ राइट इज क्लेम्ड, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप दावा कर रहे हैं, अंडर दिस सेक्शन बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, दिस सेक्शन शैल बी रेड एज इफ फॉर द वर्ड्स 20 ईयर्स द वर्ड 30 ईयर्स वर सब्स्टिट्यूटेड। अगर वो गवर्नमेंट का लैंड होगा तो 20 साल की जगह पे कितने साल का पीरियड चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, जब आप दावा कर सकते हैं 30 साल का। अब हम लोग इसके एसेंशियल्स को समझेंगे, यानी एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन के एसेंशियल्स। देखिए, ये जो आपने ईजमेंट यहां पे एक्वायर किया है, ये ईजमेंट को आपने इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल किया होना चाहिए। इंडिपेंडेंटली कहने का मतलब ऐसा ना हो कि जिसका वो लैंड है उससे आपका कोई एग्रीमेंट हुआ हो उसको लेके, या उसने आपको उसकी कंसेंट दिया हो, या मान लीजिए कि अगर कोई एग्रीमेंट भी हुआ हो तो ऐसा ना हो कि वो एग्रीमेंट जो है कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो, जिससे ये लगता है कि आपने इसको इंडिपेंडेंटली एंजॉय नहीं किया है, बल्कि किसी ने आपको उसकी इजाजत दिया है या किसी एग्रीमेंट के बेसिस पे किया है। देखिए एक्सप्लेनेशन 1 पढ़िए आप सेक्शन 15 का। नथिंग इज एन एंजॉयमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन व्हेन इट हैज बीन हैड इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट with the owner or occupier of the property over which the right is claimed, and it is apparent from the agreement that such right has not been granted as an easement, or if granted as an easement that it has been granted for a limited period or subject to a condition on the fulfillment of which it is to cease। तो यहाँ पे इसको easement नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड एसेंशियल आता है कि जो आपका इंजॉयमेंट होगा ईजमेंट का वो पीसेबल होना चाहिए, यानी आपने अमन के साथ उस ईजमेंट को इस्तेमाल किया हो।
ऐसा ना हो कि आपने जो ये प्रिस्क्रिप्टिव पीरियड बताया गया है 20 साल का, सपोज दैट, तो उसके अंदर किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं किया होना चाहिए, किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं किया होना चाहिए अगेंस्ट पार्टी द्वारा, या मान लीजिए किसी वायलेंस का इस्तेमाल, किसी फोर्स का इस्तेमाल। जैसे मान लीजिए कि राइट टू सपोर्ट का आपके पास ईजमेंट है कि किसी दूसरे का लैंड है, उसमें कोई दीवार बनी है और आपकी छत उसी की दीवार के ऊपर रखी हुई है। तो अब अगर आपने इसको प्रेस्क्रिप्टिव पीरियड तक इस्तेमाल कर लिया कि 20 साल मान लीजिए हो गए पूरे तरीके से, तो अब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ, आपने बिल्कुल पीसफुली इंजॉय किया है, कोई वायलेंस, कोई फोर्स, किसी भी तरीके की कोई और ऐसी चीज नहीं हुई है जिससे इसको पीसेबल नहीं कहा जा सकता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन द्वारा। लेकिन अगर उससे पहले उसने मान लीजिए 20 साल कंप्लीट नहीं हुए, कुछ ही साल में उसने उसको तोड़ दिया, खिड़की बना दी उसके अंदर, या कुछ और ऐसा काम कर दी जिससे लगे कि दीवार कमजोर हो सकती है, तो आप यहां पे उसको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये आपका ईजमेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसका तीसरा जो एसेंशियल है वो कहता है कि जो एंजॉयमेंट होगा आपका ईजमेंट का, वो एज एन ईजमेंट होना चाहिए। मतलब कि जो मान लीजिए किसी दूसरे के लैंड में आप कोई राइट या कोई चीज उसको एंजॉय कर रहे हैं एज एन ईजमेंट, ये एज एन ईजमेंट होना चाहिए कि दो डिफरेंट लोग होने चाहिए, एक जो है दूसरे के लैंड पे एज एन ईजमेंट एंजॉय कर रहा है। अब यहां पे मान लीजिए कि इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई लैंडलॉर्ड है, कोई मकान मालिक है, उसने अपने किराएदार को रहने के लिए दिया हुआ मकान में जगह, तो जो किराएदार होगा, मान लीजिए कि लैंडलॉर्ड की दूसरे भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो किराएदार उस लैंडलॉर्ड की दूसरी प्रॉपर्टी पे ईजमेंट एक्वायर नहीं कर सकता है बाय प्रिस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम लोग नेचर देखेंगे ईजमेंट का, तो वो प्रॉपर्टी तो लैंडलॉर्ड की है ना, तो लैंडलॉर्ड अपनी ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ईजमेंट थोड़ी नहीं एक्वायर कर सकता है। अब इसके बाद चौथा एसेंशियल आता है, द एंजॉयमेंट मस्ट हैव बीन फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, एंडिंग विद इन 2 ईयर्स बिफोर सूट, और गवर्नमेंट के केस में भी हमने बताया था। इसके बाद आता है पॉइंट की द एंजॉयमेंट मस्ट बी ओपन। ये जो आप ईजमेंट एंजॉय कर रहे थे, ये ओपन होना चाहिए। हमने आपको बताया था जब हम सेक्शन 15 पढ़ रहे थे कि ये ओपन का वर्ड कहां पे इस्तेमाल हुआ है, जहां पे राइट ऑफ वे और अदर ईजमेंट की बात करी गई है। उसके अलावा जितने ईजमेंट हैं उनके अंदर ओपन की बात नहीं करी गई है, लेकिन राइट ऑफ वे और उसके अलावा जो ईजमेंट्स होंगे, यानी राइट टू सपोर्ट की उसके अंदर बात करी गई है, एयर की बात करी गई है, लाइट की बात करी गई है, वहां पे ओपन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है सेक्शन 15 में। ओपन का वर्ड कहां पे इस्तेमाल हुआ है? ओपन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है राइट ऑफ वे और अदर ईजमेंट के लिए। तो यानी अगर आपके पास राइट ऑफ वे आप एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसमें दिखना चाहिए कि आपने उसको ओपनली एंजॉय किया। ओपनली एंजॉय करने का मतलब, ताकि जिसका वो लैंड है उसके नॉलेज में ये होना चाहिए, उसकी सूचना में ये होना चाहिए कि हाँ, आप उसके लैंड को, उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं एज एन ईजमेंट। भाई आप चुप्पे से किसी लैंड को इस्तेमाल करते रहो, 20 साल के बाद एकदम से कहें कि हम ईजमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, अब ये मेरी हुई, अब तुम इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। वो कहेगा हमें पता ही नहीं चला तुम कब इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस जिसके लैंड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। फ्रॉडलेंट है, चुप्पे से कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, तो ये इसको ओपन नहीं माना जाएगा। इसके बाद छठा एसेंशियल आता है, द एंजॉयमेंट मस्ट बी बाय पर्संस क्लेमिंग टाइटल देयर टू। मतलब कि जो व्यक्ति जो है ईजमेंट जो है एंजॉय कर रहा है, वो पूरा फुल टाइटल, फुल ओनरशिप उसकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई डेरिवेटिव टाइटल होना चाहिए जो इसका दावा कर रहे हो। डेरिवेटिव टाइटल मतलब कि हो सकता है कोई किराएदार हो, चाहे किराएदार हो गए, मॉर्गेजीज हो गए, ये लोग जो है ईजमेंट का दावा नहीं कर सकते हैं। मॉर्गेजीज हो गए, लाइसेंसीज हो गए, टीनेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये मेन जो ओनर होगा वो कर सकता है, लेकिन ये क्लॉज जो है ये अप्लाई नहीं होगा लाइट, एयर और सपोर्ट के ईजमेंट पे। इसके बाद सातवां एसेंशियल आता है कि आपने ईजमेंट को एंजॉय किया हो एज अ राइट। अब एक चीज और नोटिस करिएगा, सेक्शन 15 के अंदर ये एज अ राइट की बात कहां पे करी गई है? जहां पे बोला गया है राइट ऑफ वे और एनी अदर easement has been peaceably and openly enjoyed by person claiming their title thereto as an easement and as of right, as an easement and as of right। इससे पहले ऊपर की जितनी easement की बात करी गई है वहां पे एज ऑफ राइट बात नहीं करी गई है। उनको आपने ईजमेंट की तरह इस्तेमाल किया होगा, बस उतना ही ना है, लेकिन इसे एज ऑफ राइट कि यानी आपका ये अधिकार है इसलिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मान लीजिए कि उसके इस्तेमाल करने के दौरान में, मान लीजिए जिसका वो लैंड है जिसपे आप ईजमेंट एंजॉय कर रहे हैं, आपने उसको कुछ पैसा दिया हो कि भाई पैसा ले लो, इतने टाइम तक इस्तेमाल करेंगे, तो ये एज ऑफ राइट नहीं हुई। तो इसको एज अ राइट आपने इस्तेमाल किया होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखिए एक इलस्ट्रेशन है, A suit is brought in 1883 for obstructing a right of way। एक सूट फाइल किया गया 1883 के अंदर
कि एक रास्ता था, उसको किसी ने ब्लॉक किया, ऑब्स्ट्रक्ट किया, उसको रोका। द डिफेंडेंट एडमिट्स द ऑब्स्ट्रक्शन, तो डिफेंडेंट जो था, प्रतिवादी था, उसने कहा कि हाँ हमने ऑब्स्ट्रक्शन किया है, बट डिनाइज द राइट ऑफ वे, लेकिन उसने ये कहा कि प्लेंटिफ के पास कोई राइट ऑफ वे नहीं है। प्लेंटिफ ने क्या प्रूफ किया? दैट द राइट वॉज पीसेबली एंड ओपनली इंजॉयड बाय हिम, उसने इस बात को प्रूफ कर दिया। वादी ने क्या चीज प्रूफ कर दिया? कि जो राइट था उसको पीसेबली और ओपनली इंजॉय किया है उसने। क्लेमिंग टाइटल देयर टू एस एन ईजमेंट एंड एज ऑफ राइट्स विदाउट इंटरप्शन, उसने ये भी प्रूफ कर दिया कि विदाउट इंटरप्शन उसने इसको इस्तेमाल किया। फ्रॉम 1 जनवरी 1862 से लेके 1 जनवरी 1882 तक 20 साल हो गया, 62, 72, 82। द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू ईजमेंट, तो प्लेंटिफ जो यहां पे है ईजमेंट के लिए, सुखाचार के लिए हकदार हो गया। दूसरा इलस्ट्रेशन लिखा, इन अ लाइक सूट द प्लेंटिफ शोज, प्लेंटिफ ये दिखाता है दैट द राइट वाज पीसेबली एंड ओपनली एंजॉयड बाय हिम फॉर 20 इयर्स, कि राइट को उसने पीसेबली और ओपनली एंजॉय किया है 20 साल। द डिफेंडेंट प्रूव्स दैट फॉर अ ईयर ऑफ दैट टाइम द प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू पोजीशन ऑफ द सर्विएंट हेरिटेज एज अ लेसी, लेकिन उसी 20 साल के दौरान 1 साल तक के लिए प्लेंटिफ ने जो है उस जगह को इस्तेमाल किया है एज अ लेसी। तो जैसे ही उसने एज अ लेसी इस्तेमाल किया है, तो यहां पे वो एज एन ईजमेंट और एज ऑफ राइट नहीं इस्तेमाल कर रहा है। द सूट शैल बी डिसमिस्ड फॉर द राइट ऑफ वे हैज नॉट बीन एंजॉयड एज एन ईजमेंट फॉर 20 ईयर्स। एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इन अ लाइक सूट द प्लेंटिफ शोज दैट द राइट वाज पीसेबली एंड ओपनली एंजॉयड बाय हिम फॉर 20 years. The defendant proves that the plaintiff on one occasion during the 20 years had admitted that the user was not of all right and asked his leave to enjoy the right. The suit shall be dismissed for the right of way has not been enjoyed as of right for 20 years. अगर उसी easement का इस्तेमाल करने के दौरान जिसका वो लैंड था उससे उसने परमिशन लेके इस्तेमाल किया हो, तो भी इसको नहीं माना जाएगा कि उसने इसको एज एन ईजमेंट इस्तेमाल किया है और सूट डिसमिस हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 हो गया, एक्सप्लेनेशन 2 है, नथिंग इज एन इंटरप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन अनलेस देयर इज एन एक्चुअल सेसेशन ऑफ द एंजॉयमेंट बाय रीजन ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन बाय द एक्ट ऑफ सम पर्सन अदर देन द क्लेमेंट and unless such obstruction is submitted to or acquiesced in for 1 year after the claimant has notice thereof and of the person making or authorizing the same to be made। देखिए अब इसके सेक्शन 15 के अंदर एक पॉइंट हमने और क्लियर नहीं करा था कि ये जो ईजमेंट है ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट भी हासिल किया जा सकता है। अब ये एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर जो है इंटरप्शन को बताया गया है कि किसको इंटरप्शन नहीं माना जाएगा। Explanation 3 is suspension of enjoyment in pursuance of a contract between the dominant and servant owners is not an interruption within the meaning of this section. Explanation 4, in the case of an easement to pollute water, the set period of 20 years begins when the pollution first prejudices perceptibly the servant heritage. तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप घर में बैठ के जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपने अभी लॉ में एडमिशन लिया है या लेने जा रहे हैं, या आप लॉ कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस स्टेप में आप आगे बढ़ें ताकि आप फ्यूचर में जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपीयर हो सकें बगैर अपना टाइम बर्बाद करें, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वहां से मेंबरशिप ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस गाइस, बाय बाय।